आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार। तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने राज्य भर में अपने कार्यकर्ताओं से आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए जाति जनगणना और अनुसूचित जाति के उप वर्गीकरण का जश्न मनाने के लिए कहा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने नेताओं और कार्यकर्ताओं से समारोह आयोजित करने का आह्वान किया है। उन्होंने जाति जनगणना और एससी के उप वर्गीकरण को सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक छलांग बताया है। आपको बता दें कि जाति जनगणना रिपोर्ट मंगलवार को विशेष सत्र के दौरान राज्य विधानमंडल में पेश की गई। विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पारित किया जिसमें केंद्र से देश भर में जाति जनगणना कराने का आग्रह किया गया है। महेश कुमार गौड़ ने मंत्रियों और विधायकों के साथ मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें जाति सर्वेक्षण के सफल संचालन और आरक्षण के वर्गीकरण के लिए बधाई दी। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने आज सुझाव दिया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपना नाम बदलकर चुनावी गांधी रख लेना चाहिए। 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान पिछड़े वर्गों बीसी से किए गए वादों को लागू नहीं करने के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हुए केटीआर ने बीसी घोषणा को 100% झूठा करार दिया। मंगलवार के विधानसभा सत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बीआरएस नेता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि कांग्रेस सरकार ने बीसी घोषणा के नाम पर बेशर्मी से झूठ फैलाया। केटीआर ने आगे कहा कि झूठ के अलावा कुछ नहीं है। कल के विधानसभा सत्र ने तेलंगाना के लोगों को दो चीजें स्पष्ट कर दी हैं: विनाशकारी सरकार जिसमें कोई स्पष्टता नहीं है और झूठ जो आपसे बीसी घोषणा के नाम पर बेशर्मी से फैलाया गया। हालांकि सरकार को कल प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है कि आपकी कांग्रेस सरकार द्वारा 42% बीसी आरक्षण की दिशा में काम करने का कभी भी इरादा नहीं था और फिर बेशर्मी से केंद्र सरकार पर दोष मढ़ना स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आप कितने प्रतिबद्ध हैं। एक बार फिर साबित हुआ कि आपकी सभी गारंटी और वादे और घोषणाएं राजनीतिक दिखावे के अलावा कुछ भी नहीं है। एमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने राज्य सरकार से स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 50% करने का आग्रह किया है। चूंकि स्थानीय निकायों में 54% लागू करके आरक्षण 50% की सीमा का उल्लंघन किया गया है, उन्हें लगा कि यदि कोई समस्या नहीं होगी। बीसी जनगणना के बयान को पेश करने पर एक विशेष सत्र के दौरान विधानसभा में बोलते हुए ओवैसी ने राज्य में विभिन्न समुदायों की आबादी के संबंध में आंकड़ों के बीच विभिन्न विसंगतियों को उजागर किया, जिन्होंने व्यापक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और रोजगार सर्वे कराने के लिए राज्य सरकार की सराहना करते हुए राज्य सरकार के इस दावे पर चिंता व्यक्त की कि 3,54,77,554 लोगों का सर्वेक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि मार्च 2023 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुताबिक तेलंगाना की जनसंख्या लगभग 3,80,90,000 थी और 2011 की जनगणना के मुताबिक 3,50,31,674 थी और 2014 में किए गए समग्र कुटुंबा सर्वेक्षण के मुताबिक जनसंख्या 3,66,37,160। ये सवाल करते हुए कि सटीक संख्या क्या थी, उन्होंने राज्य सरकार से केवल रिपोर्ट के निष्कर्षों को पेश करने के बजाय सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करने का अनुरोध किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कल विधानसभा में राज्य की ओर से की गई नई जातिगत सर्वेक्षण रिपोर्ट का सारांश पेश किया। इसे एक वादा पूरा करार हुआ। साथ ही उन्होंने आगामी पंचायत और नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस के 42% टिकट पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को देने का भी वादा किया, जब तक कि ये कोटा संवैधानिक रूप से सुनिश्चित नहीं हो जाता। सीएम रेड्डी ने कहा कि कानून के मुताबिक पिछड़े वर्गों को 42% आरक्षण देने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत है, क्योंकि आरक्षण की सीमा 50% है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तेलंगाना में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग के लोगों को 42% आरक्षण देगी। साल 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को बढ़ाकर 42% करने का वादा किया था। जातिगत सर्वे पर जारी चर्चा के दौरान विधानसभा में सीएम रेवंत रेड्डी ने भारत राष्ट्र समिति और भारतीय जनता पार्टी को इसी तरह की प्रतिबद्धता दिखाने और आगामी चुनाव में पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व के लिए समर्थन करने की चुनौती दी। पंचायत राज और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री जिनेश सीतक्का ने साथ ही कांग्रेस सदस्य चित्तापांडु नवीन उर्फ तीनमार मल्लन्ना द्वारा तेलंगाना जाति जनगणना सर्वे की आलोचना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी मुद्दे या चिंताओं को आंतरिक रूप से निपटाया जाना चाहिए। सीतक्का ने आज संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि यदि आप कांग्रेस के सदस्य हैं तो आपको इसकी नीतियों के साथ जुड़ना चाहिए। यदि आपकी कोई चिंता या समस्या है तो उस पर चर्चा करने के लिए एक बैठक निर्धारित करना जरूरी है। पिछले दिन विधानसभा में
तेलंगाना जाति जनगणना सर्वेक्षण पेश किए जाने के तुरंत बाद कांग्रेस एमएलसी मल्लन्ना ने दावा किया है कि कांग्रेस ने तेलंगाना के लोगों का अपमान किया है। अपने विरोध में उन्होंने व्यापक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जाति, शिक्षा और रोजगार सर्वेक्षण की एक प्रति जला दी और आरोप लगाया कि पिछड़े वर्गों के आरक्षण को कम करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण की रक्षा के लिए सर्वेक्षण डेटा में हेरफेर किया गया है। तेलंगाना कांग्रेस की अनुशासनात्मक समिति ने आज राज्य जाति जनगणना सर्वे रिपोर्ट की आलोचना करने के लिए चिंतापाड़ो नवीन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस एमएलसी मल्लन्ना ने व्यापक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जाति, शिक्षा और रोजगार सर्वे की एक प्रति जला दी, जिसमें आरोप लगाया गया कि पिछड़े वर्गों के आरक्षण को कम करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण की रक्षा के लिए डेटा में हेरफेर किया गया था। हैदराबाद के एलबी नगर में हुई एक दुखद घटना में दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। ये घटना आज एक निर्माण स्थल पर हुई। इस त्रासदी में 3 श्रमिकों की जान चली गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब निर्माण कार्य चल रहा था। अचानक दीवार ढहने से मजदूर नीचे फंस गए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। मृतक मजदूरों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। हादसे की सूचना मिलने पर एलबी नगर पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव अभियान चलाया। घायल कर्मचारी को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। इस बीच अधिकारियों ने इमारत ढहने का कारण जानने के लिए जांच शुरू कर दी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने वर्ष 2025-26 के लिए राज्य बजट की तैयारी शुरू कर दी है और गुरुवार से शुरू होने वाले 5 दिनों के लिए विभिन्न विभागों के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ प्रारंभिक बैठक करेंगे। सिद्धारमैया गुरुवार को 13 विभागों के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद शुक्रवार, शनिवार, सोमवार और अगले गुरुवार को और अधिक विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बजट पूर्व बैठकें रेसकोर्स रोड स्थित कर्नाटक विद्युत निगम लिमिटेड कार्यालय भवन में होगी। 30 मिनट की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम और वित्त विभाग के अधिकारी विभाग के बजट प्रस्ताव की समीक्षा करेंगे। सिद्धारमैया जो अपना रिकॉर्ड 16वां बजट पेश करने के लिए तैयार है, विकास कार्यों को बढ़ावा देने की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। विपक्षी भाजपा और जेडीएस ने सरकार पर 5 गारंटी योजनाओं को जारी रखकर विकास की उपेक्षा करने का आरोप लगाया और कई कांग्रेस विधायकों ने पहले ही अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धन नहीं मिलने पर असंतोष व्यक्त किया है। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने हाल ही में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद कहा था कि विधानसभा क्षेत्रों में कामों के लिए 10-10 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, जिनके पास वित्त विभाग की भी जिम्मेदारी है, 14 मार्च को वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे। यह सिद्धारमैया का 16वां बजट होगा। कर्नाटका के चित्रदुर्ग से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक महिला पर सरकारी नौकरी पाने की चाहत में अपने ही पति की हत्या किए जाने का आरोप है। पति की मौत 4 महीने पहले हुई थी। जांच के लिए पुलिस ने शव को कब्र से बाहर निकलवाया है। पोस्टमार्टम के बाद मौत का कारण सामने आएगा। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। मृतक की मां ने पुलिस से शिकायत कर बताया कि उसके बेटे की हत्या की गई थी। आरोप मृतक की पत्नी पर लगाया गया। ये घटना चित्रदुर्ग के होलालकेरे में घटी। मृतक का नाम सुरेश था और वो नेहरू नगर का निवासी था। उसके पिता सरकारी नौकरी में थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुरेश को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दे दी गई थी। सुरेश की मां ने अपने पति की नौकरी उसे दे दी थी, इस उम्मीद में कि उनका बेटा अच्छी देखभाल करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरेश मोलकालमुरु तालुका के तहसीलदार कार्यालय में एसडीए था। आरोप है कि उसकी पत्नी से विवाद होता था, जिस कारण वो अपनी मां और भाइयों से अलग हो गया। बिना कोई सूचना दिए उसकी पत्नी नागरत्ना ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। तमिलनाडु सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर अपनी राज्य कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया है और इसे मंजूरी के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को सौंप दिया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय संचालन समिति ने SAPCC को मंजूरी दे दी है, जिसे दिसंबर में केंद्रीय मंत्रालय को भेज दिया गया था। राज्य पर्यावरण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा उद्घाटन किए गए तमिलनाडु जलवायु शिखर सम्मेलन के मौके पर बताया कि अब औपचारिक मंजूरी से पहले केंद्रीय मंत्रालय द्वारा योजना की जांच की जाएगी। तमिलनाडु देश का पहला राज्य है जिसने एक समर्पित जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया और बजटीय आवंटन किया। SAPCC एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर प्रमुख क्षेत्रों के लिए विभिन्न शमन और अनुकूलन रणनीतियों को निर्धारित करता है। ये कृषि, जल संसाधन, तटीय क्षेत्र प्रबंधन और वन और जैव विविधता जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देता है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।